गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 8 सितंबर 2020 की वर्कशीट्स को। तो आज की आपकी जो ये पहली वर्कशीट है बेटा, ये इंग्लिश की है। तो शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट करें। वर्कशीट नंबर 28 क्लास 9th। पहले हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का, फिर उसके बाद आपके सामाजिक विज्ञान SST हिंदी मीडियम, और फिर इसी वीडियो में लास्ट में आपको मिलेगा सामाजिक विज्ञान इंग्लिश मीडियम। तो ये 10th क्लास का एक ही वीडियो जिसमें आपकी सारी सॉल्यूशंस इसको आपको मिल जाएंगे। आज का जो आपका ये है टॉपिक, ये है लिटरेचर पैसेज कॉम्प्रीहेंशन। चैप्टर बिस्मिल्लाह खां जो था उनके ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। तो पहले आपको बता दें बिस्मिल्लाह खां कौन थे। बिस्मिल्लाह खां इंडिया के बहुत फेमस शहनाई प्लेयर थे, वो शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां was the greatest शहनाई player India has ever produced. About the origin of शहनाई, there is a story. Pungi, a musical instrument, was banned by Emperor Aurangzeb for its shrill, unpleasant sound. A barber of a family of musicians, having access to the royal palace, decided to improve the tonal quality of Pungi. He modified it, and when played on it, soft, sweet sounds were produced. When it was played before the king, he was impressed by this new instrument. Since it was played in Shah's chamber and was placed by a nai, that is barber, it was named Shehnai. Its sound is considered auspicious. For this reason, it is played only in the temples and weddings. तो बेटा बिस्मिल्लाह खां के बारे में आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन थे? बिस्मिल्लाह खां बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे, वो शहनाई बजाते थे। शहनाई के बारे में कहानी बताई गई कि शहनाई को पहले टाइम में पुंगी कहते थे। एक लंबी बांसुरी जैसी चीज़ होती थी और जिसको बजाने पे कानों में चुभने वाली आवाज़ आती थी। यह आवाज़ इतनी गंदी थी कि जो बादशाह औरंगजेब थे, उन्होंने अपने राज्य में पुंगी बजाना बैन कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति जो गाने बजाने वाले होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, जो गायक होते हैं, उनकी फैमिली से था, उसने इस पुंगी पे, उसको दिख गई है पुंगी, वो नाई भी था, तो वो राजमहल में जाता था, इसको उसने वहाँ देखा, उसको लगा मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। उसने इसको ठीक किया और ठीक करके इसको एक नया इंस्ट्रूमेंट बना दिया, एक नई चीज़ बना दी जिससे म्यूज़िक निकल सकता है। जब राजा के सामने इसको बजाया गया तो उसको बहुत पसंद आया। तो ये शाह जो था, औरंगज़ेब को शाह कहा जाता था, तो शाह के दरबार में इसको बजाया गया था। वैसे एक नाई ने बजाया था, तो शाह जमा नाई, शहनाई, तो ये शहनाई कहलाया। बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। अब बिस्मिल्लाह खां जो पूरा परिवार था, वो इसी गाने बजाने के बिजनेस में था। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल बनारस। अब उसके जो अंकल थे, जो बिस्मिल्लाह खां जी के अंकल थे, वो विष्णु टेम्पल, विष्णु जी का जो मंदिर है बनारस में, वहाँ शहनाई बजाया करते थे। He became his discipline. Balaji and Mangalamaiya temple of the banks of Holy Ganga were his favorite place. अब जो गंगा के किनारे दो मंदिर बने हुए हैं, बालाजी का और मंगला मैया का, तो मंगला मैया, इन दोनों मंदिरों के पास बैठ के बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई बजाया करता, तो उनको बहुत पसंद था। He played शहनाई in solitude there. तो सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेले रहना, तो वहाँ अकेले रह के आराम से उन्होंने शहनाई बजाई। In 1938 he was selected for the All India Radio Lucknow. He was the most popular शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और 1938 में उन्होंने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो का जो लखनऊ स्टेशन था, वहाँ शहनाई बजा के पूरे देश को सुनाई। बहुत फेमस थे वो। When India got independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उन्हीं को बुलाया गया। उन्होंने शहनाई बजाकर इस बात का आगाज़ किया कि देश आज़ाद हो गया है। Famous film director Vijay Bhatt was so impressed by him that he named his film Goonj Uthi Shehnai. The song Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya became a nationwide super hit. Bismillah Khan was recognized and honored by many countries. अब जो एक फिल्म बनाने वाले थे विजय भट्ट, वो तो इतना उनसे इंस्पायर हुए, इतना खुश हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। और एक गाना था इनका, दिल का खिलौना है टूट गया। मैंने तो कभी नहीं सुना, आपने शायद सुना होगा। तो ये खिलौना बहुत हिट हुआ। बिस्मिल्लाह खां was recognized and honored by many countries. He gave his performance in USA, UK and at various places.
ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा। अब उन्होंने बहुत देश विदेश में जाके बहुत सारे शोज़ किए बिस्मिल्लाह खां ने। ही मिस्ड देम व्हेन ही वॉज अब्रॉड। क्या मिस करते थे वो? टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड रिवर गंगा। तो बनारस और गंगा नदी, इन दोनों को वो बहुत मिस करते थे। बिस्मिल्लाह खां वॉज द सिंबल ऑफ रिच एंड कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, इन 2001। बिस्मिल्लाह खां बेटा एक भारत की सभ्यता का प्रतीक थे। 2001 में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न इनको दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज, अब क्यों किया था? बिकॉज ऑफ इट्स शिविल साउंड, अनप्लेजेंट साउंड, नन ऑफ दीज, या बोथ ऑफ। तो मैं जो मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो उसने इसलिए किया था क्योंकि दोनों ही था, बोथ 1 and 2। दूसरा है बिस्मिल्लाह खां वॉज अ फेमस, क्या थे वो बहुत फेमस? वो थे बहुत फेमस सितार प्लेयर या कुछ और? वो बहुत फेमस शहनाई प्लेयर थे, शहनाई बजाते थे ना। तीसरा है ही वॉज सिलेक्टेड फॉर, किस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुए थे? ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो पे अपनी शहनाई बजाने के लिए वो बहुत सिलेक्ट हो गए थे ना बेटा। चलिए फिर है विजय भट्ट, अ फेमस डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म, क्या नाम रखा था? गूंज उठी शहनाई, यही नाम रखा था उन्होंने। बिस्मिल्लाह खां मिस्ड, क्या मिस करते थे वो? या तो मैंने लास्ट लाइन में बताया था, बनारस और गंगा, इसको वो बहुत मिस करते थे विदेशों में जाके। ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला था उन्हें? भारत रत्न का अवार्ड मिला था। द वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड। कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट का मतलब होता है ना मिला हुआ। इन द सेंटेंस उस्ताद फैयाद खां वॉज ओवरजॉइड, तो ओवरजॉइड क्या होगा बेटा? ओवरजॉइड होगा एक वर्ब। ओवरजॉइड मतलब कुछ कर रहे हैं ना वो, खुश हैं तो कुछ खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इसलिए ये वर्ब होगा। कर लीजिए अपने आंसर्स को नोट डाउन, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो आपकी दूसरी वर्कशीट है वो भूगोल की है, और आज हम पढ़ने वाले हैं ऋतुएं, मौसम। सबसे पहला है कोरियालिस बल। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपित मुड़ जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो बेटा जो पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी के घूमने से जो वायु होती है वो कुछ निश्चित पथ पे चलती है। उस निश्चित पथ पे चलने को हम कोरियालिस बल कहते हैं। फिर आता है जेट धाराएं। 27 से 30 डिग्री उत्तर आकाशांक के बीच वायुमंडल की शोभमंडल परत में अत्यधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में पाई जाने वाली तेज पश्चिम पवनों को जेट धाराएं कहते हैं। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा से सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। तो ये बताया गया कि किस तरीके से जो जेट धाराएं हैं उनकी गति बढ़ती या घटती रहती है। ये सभी बेटा आप सोचोगे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब मौसम जो हमारे आसपास अदलता बदलता रहता है उसको प्रभावित करने वाले लक्षण हैं। तीसरी चीज़ है पश्चिमी चक्रवाती या विक्षोभ। तो सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवर्ती या विक्षोभ यानी कि तेज़ हलचल, तूफान भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाली पश्चिम प्रवाह के कारण होते हैं। ये प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। फिर है एल नीनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जाता है। यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह से तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को स्थितिल कर देती है। तो ये हमारा एल नीनो के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर पढ़ते हैं मानसून। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसूनी जलवायु की एक विशेषता विशिष्ट मौसम प्रतिरूपी होता है
जैसे मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं होती हैं: शीत, ग्रीष्म, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। शीत क्या होता है? शीत मतलब सर्दियाँ, नवंबर से फरवरी तक होता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन स्थल से समुद्र की ओर बहती है। उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। यहाँ कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। सामान्यतः आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम और पवनें शिथिल और परिवर्तन रहती हैं। दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क, केवल तमिलनाडु तट पर कुछ मात्र वर्षा। पश्चिमी विभोक्ष के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में वर्षा। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में समुद्री पवन के प्रभाव के कारण तापमान में प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इससे समुद्र तट के पास होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो समुद्र तट के पास हैं। जबकि बाकी जगहों पर शीत ऋतु आ जाती है, क्योंकि जो सूर्य होता है, सूर्य से पृथ्वी काफ़ी दूर जा चुकी होती है। ग्रीष्म यानी कि गर्मियाँ, तो समय मार्च से मई के बीच। उत्तरी मौसम में तापमान में अत्यधिक वृद्धि, जिसके कम दाब से लंबवत क्षेत्र तैयार होता है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल भरी गर्म और शुष्क पवन का चलना। कई बार तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा या हिमवृष्टि, जिसके पश्चात बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऋतु के अंत में कर्नाटक, केरल व पूर्व मानसूनी वर्षा, जिसे आम आदमी तक पक जाते हैं, आम वर्षा कहलाती है, जिससे आम जल्दी पक जाते हैं। और प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान में के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन। कुछ प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो पहला प्रश्न है कि एल नीनो को आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है? तो देखिए, एल नीनो यहां लिखा है आपके सामने, ये लिखा है एल नीनो, पूरा उत्तर है आपके सामने। पहला क्या होता है, आप क्या समझते हैं, बिल्कुल आपके सामने है। कर लीजिए एल नीनो को नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि आपने स्क्रीन को पॉज करके अपना आंसर तो लिख ही लिया होगा एल नीनो वाला। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में तापमान में अधिक अंतर होता है, क्यों? समझ कर लिखिए। तो समझ कर क्या लिखना बेटा, सिंपल सी चीज है कि दिल्ली जो होता है, आप यहां लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के कारण तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। और साथ में आप लिख देंगे कि जो आपका चेन्नई है, चेन्नई समुद्र के पास है। समुद्र के पास है तथा दिल्ली दूर। ये आपका हो जाएगा दूसरा उत्तर। ये चेन्नई तो बहुत बहुत पास है ना समुद्र के, तो वहां तापमान में परिवर्तन आएगा कैसे? फिर लिखा है भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं कि सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, टिक कर रहे हैं आंसर को। नवंबर से फरवरी तक होता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र तल की ओर बहती हैं। उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। आप चाहें तो ये तीसरा और चौथा पॉइंट जो है, इसको पिछले वाले आंसर में भी लिख सकते हैं। एक ये वाला पॉइंट लिखिए, दक्षिण की ओर बहने पर तापमान में बढ़ोतरी और देश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क, केवल तमिलनाडु के तट पर कुछ वर्षा होती है। तो तीसरा आंसर के अंदर आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने कर लिया होगा तीसरा अपना आंसर कंप्लीट। चौथा देखते हैं, मॉनसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए कि मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो मॉनसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन। तीसरा और दूसरा आंसर आपने लिख लिया है, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं चौथे के लिए।
तो ये लिखा है मॉनसून, पूरा ही आंसर लिख लेंगे कि यहां से चौथा प्रश्न बनेगा आपका कि मॉनसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसूनी जलवायु की एक विशेषता मौसम प्रतिरूप होता है, जिससे मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। और इसमें आप फिर भारत का उदाहरण देके लिखेंगे कि भारत में किस तरीके से होती है वर्षा। तो आप ये लिखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल के पूर्व मानसूनी वर्षा, जिसे आम जल्दी पक जाते हैं, आम वर्षा कहलाती है। यह भी आपके चौथे का ही पॉइंट बनेगा, समझ में। और उसके साथ फिर आप ये लिखेंगे कि उत्तरी भारत में जो मानसून होता है वो कम होता है, दक्षिणी भारत में मानसून ज़्यादा होता है, किंतु सबसे ज़्यादा मानसून जो होता है वो होता है पूर्वी भारत की तरफ। पूर्वी भारत में 2 इलाके तो ऐसे हैं जहाँ साल में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले क्षेत्र वही कहलाते हैं, जिसका नाम है चेरापूंजी और मौसीरामन। तो ये आपका चौथा प्रश्न पूरा हो जाएगा बच्चों, कर लीजिए इस सबको नोट डाउन। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली जो वर्कशीट है वो आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। तो इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट में भी बात तो वही है। जब हम कोरोलिस फोर्स की बात करेंगे तो कोरोलिस फोर्स क्या होता है? अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ which deflect wind towards the right and the northern hemisphere and towards the left in southern hemisphere। तो कोरोलिस जो फोर्स होती है, जो हमारी अर्थ बहुत तेज स्पीड पे घूम रही है, उसके घूमने की वजह से ये फोर्स पैदा होती है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हवाएं होती हैं वो राइट की तरफ मुड़ जाती हैं और लेफ्ट हेमिस्फीयर की हवाएं, जो साउथ हेमिस्फीयर की हवाएं लेफ्ट की तरफ मुड़ती हैं। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन ट्रोपोस्फियर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन अ नैरो बेल्ट एट हाई ऑल्टीट्यूड आर कॉल्ड जेट स्ट्रीम्स। तो ये बहुत तेज गर्म हवाएं होती हैं जो ऊपर ट्रोपोस्फियर पे मिलती हैं और इनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 184 किलोमीटर 184 किलोमीटर तक की इनकी स्पीड हो सकती है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। The western cyclonic disturbances are weather phenomena or the winter months brought in by the westerly flow of the Mediterranean region. They usually influence the weather in the northern regions of India। तो हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन होते हैं उनके वेदर को जो अफेक्ट करने वाले जो चीज़ होती है वो होती है वेदर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। द वेदर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स। फिर आता है एल नीनो, बहुत इंपॉर्टेंट है एल नीनो। द फिनोमिना ऑफ पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट्स अलोंग विद द कोस्ट ऑफ पेरू as a temporary replacement interval of 2 to 5 years on the cold Peruvian current during Christmas is called El Nino. It's a Spanish word meaning the child and refers to the baby Christ. The presence of El Nino leads to an increase in sea surface temperature and weakening of trade winds in the region. तो बच्चों, एल नीनो क्या होता है कि 2 से 5 साल के बाद एक बार एक ऐसा टाइम आता है कि जो ओशन करंट होता है वो गर्म हो जाता है क्रिसमस यानी कि सर्दियों के टाइम पे। वहाँ से जो एल नीनो शब्द है वो एक स्पेनिश शब्द है और एल नीनो जो है वो बेबी क्राइस्ट को कहा जाता है। फिर आता है मॉनसून। तो जो शब्द मॉनसून है ये एक अरबी का शब्द है, अरबी वर्ड मौसलिम, जिसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून जो होता है ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ड्यूरिंग वंस अ ईयर। जो हवाएं होती हैं वो उल्टी बहनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर बारिश आती है, ये उसको कहते हैं। इंडिया में 4 सीजन होते हैं बेटा मेन: कोल्ड, हॉट, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। कोल्ड वेदर जो होता है अकर्स ड्यूरिंग मिड नवंबर टू फरवरी, मिड नवंबर से फरवरी के बीच में होता है। हमारे यहाँ तो मार्च में भी कभी कभी ठंडी रहती है। नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी जाता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न इंडिया। हमें तो पता ही नहीं था कि दिसंबर और जनवरी ठंडे होते हैं। इन नॉर्दर्न इंडिया फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स। तो एक हाई प्रेशर का एरिया यहाँ डेवलप हो जाता है। वेदर इज जनरली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड फीबल विंटर विंड्स। टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स साउथ। For most part of the country, it is a dry season, but some amount of rainfall occurs only in North Tamil Nadu coast. Sometimes northern plains also receive a rainfall due to western disturbances. There is hardly any noticeable season change in the temperature due to moderating
इन्फ्लुएंस ऑफ सी विंड। तो ये पॉइंट हमने लिख लिए कि ज़्यादातर जो इलाके होते हैं वहाँ सर्दियों में बारिश नहीं होती, लेकिन तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं वहाँ पे बारिश होती है। हॉट सीज़न की बात करें, समर की बात करें, तो ड्यूरेशन इज़ मार्च टू मई। मार्च से शुरू होता है, मई में ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। एन एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर का एरिया होता है राइजिंग टेम्परेचर की वजह से। ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट स्ट्रॉन्ग गस्टली हॉट ड्राई विंड ब्लोज ड्यूरिंग डे। तो दिन के समय बहुत तेज़ हवाएं लू चलती है, हम लू कहते हैं, लू चलती हैं। मेनी अ टाइम थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, torrential downpours often accompanied by hail occurs which is known as काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आसपास तो इस चीज़ को काल बैसाखी कहते हैं, जहाँ बहुत तेज़ एकदम से बिजली कड़कती है, बारिश आनी शुरू हो जाती है इस मौसम में। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ सीजन प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला। तो केरला में तो प्री मानसून शावर भी देखने को मिल जाते हैं, विच हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। इनको मैंगो शावर्स भी कहते हैं। And there's hardly any noticeable season change in the temperature due to moderating influence of the sea and wind. लेकिन जो समुद्री इलाके, तटीय इलाके होते हैं समुद्र के आसपास के, उनमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे जो समुद्र होता है वो सारे मौसम को ख़त्म कर देता है। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एल नीनो, व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट। क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, फिर आपको आंसर दिखाते हैं। ये आपका आंसर, ये लिखा हुआ एल नीनो क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट है, पूरा किसको कहते हैं एल नीनो, सब कुछ इसके अंदर है। ये आपका पहला आंसर हो गया, कीजिए फटाफट नोट डाउन। बहुत बढ़िया बच्चों, नोट डाउन कीजिएगा फटाफट। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं अगली वर्कशीट की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ। Why is there a huge difference in the temperature during winter and summer season in Delhi as compared to Chennai? तो बेटा डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस दोनों में सिंपल रीज़न एक ही है। There is hardly any noticeable seasonal change in temperature due to moderating influence of sea wind. समझ रहे हैं? ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी विंड। अब अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई जो होता है ये नियर सी है। चेन्नई इज नियर सी एंड दिल्ली इज इन नॉर्थ नियर प्लेन्स। तो ये मैंने पूरा आंसर आपके सामने लिख दिया कि क्यों ऐसा होता है। हम प्लेन्स में रहते हैं इसलिए थोड़ा सा चेंज है। आगे है थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंटर सीजन इन इंडिया। अब विंटर सीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। ये है विंटर सीजन, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6। तो 6 पॉइंट मैंने बता दिया। आप चाहें तो और नीचे वाले भी लिख सकते हैं, जितने पॉइंट आप चाहो उतने पॉइंट लिख सकते हो। ये थर्ड आंसर है, क्योंकि ये सारे विंटर सीजन के बारे में बताए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन द वेदर कंडीशंस इन मॉनसून, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो पहले मॉनसून से आंसर स्टार्ट करते हैं। दैट द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। मॉनसून रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. It is remarkable conditions in seasonal pattern in which there is a huge variation in the seasonal condition. फिर इंडिया का आप एग्जाम्पल लिखिएगा इसमें, ये आपका फोर्थ आंसर है। इंडिया का एग्जाम्पल लिखिएगा कि नॉर्थ में जो रेनफॉल होती है वो नॉर्मल होती है, साउथ के रीजन्स में जो रेनफॉल होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है ईस्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि वहाँ छोटे पहाड़ हैं। तो ईस्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ साल में 300 दिन बारिश होती रहती है। तो वो एक आधी लाइन आप अपने आप ऐड कर सकते हैं, उसको ऐड करके आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो हमने सभी आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं आपके। आज की वर्कशीट यही कंप्लीट होती है। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।